Jai Ma Sarde students, welcome to my channel Riddhi Tutorial Classes. Today I am going to start my video administration, प्रशासन। मतलब हम लोग मैनेजमेंट पढ़ लिए हैं, मैनेजमेंट के बाद ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बाद आता है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट से। तो इसमें देखेंगे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट किस तरह से वर्क करता है, तो उसका ये 14 सिद्धांत इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन किस 14 सिद्धांत को लेकर वर्क करता है। ओके गाइस, सो स्टे विथ मी टिल द एंड। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज इट्स मीनिंग एंड व्हाट इज इट्स डिफिनीशन। तो प्रशासन का अर्थ क्या होता है? प्रशासन से आशय नीतियों को निर्धारित करने, निर्णय लेने, निर्देशन का कार्य करने, समन्वय स्थापित करने, संगठन के क्षेत्र को निश्चित करने तथा समस्त कार्यों पर नियंत्रण करने से लगाया जाता है। मतलब क्या कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो वर्क है वो पॉलिसीज को बनाना है, डिसीजन मेकिंग करना है, डायरेक्टिंग करना है और कोऑर्डिनेशन स्थापित करना है, जिससे एक निश्चित उद्देश्य को पूरा किया जा सके। और संगठन में कंट्रोलिंग का भी वर्क एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ही किया जाता है। अब इसमें कहते हैं कि बहुत अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इसकी परिभाषा को दिया है। तो इसका परिभाषा अकॉर्डिंग टू J.N. शुल्जी के अनुसार क्या कहता है कि प्रशासन उद्योग की वह शक्ति है जो इन उद्देश्यों को निर्धारित करती है जिनकी पूर्ति हेतु संगठन एवं प्रबंध प्रयत्न करते हैं और जिनके अनुकूल ही उनका आचरण होता है। मतलब प्रशासन क्या है? उद्योग का एक शक्ति है जो उन सारे उद्देश्यों को पूरा करती है और निर्धारित करती है जिनकी पूर्ति हेतु कौन करता है वर्क? संगठन एवं प्रबंध उसके लिए प्रयत्न करता है। ये किसने कहा था? तो J.N. शुल्जे ने कहा था। अब सेकेंड, अकॉर्डिंग टू विलियम एच न्यूमैन के अनुसार वो क्या कहते हैं कि प्रशासन कुछ सामान्य उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों के एक समूह के प्रयत्नों का पथ प्रदर्शन, नेतृत्व तथा नियंत्रण करता है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क क्या होता है कि एक रूट चार्ट तैयार करना कि किस तरह से वर्क होगा, कहाँ कौन से वर्क काम करेंगे। तो इसके लिए फ्रांस के जो प्रसिद्ध उद्योगपति प्रबंध विशेषज्ञ कौन थे? श्री हेनरी फेओल ने प्रशासन को क्या दिया था? 14 सिद्धांत बताए थे जो इस तरह से है। क्या क्या सिद्धांत है? पहला है डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन का मतलब क्या होता है? जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि अनुशासन होता क्या है कि प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन की आवश्यकता होती है। इसमें नियमों का पालन होता है तथा लोग पूरे परिश्रम से कार्य करते हैं। यह बहुत कुछ अच्छे नेतृत्व पर निर्भर करता है। यदि नेतृत्व अच्छा होगा तो अनुशासन भी कायम रहेगा। और ये नेतृत्व किसके लिए बोला गया है? तो ये एक प्रशासन के लिए। और प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क कौन करता है? तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क करता है। सेकेंड आता है श्रम विभाजन। मतलब पहला तो कि वर्क आपका है कि अनुशासन को बनाए रखना। दूसरा वर्क आता है डिवीजन ऑफ वर्क। मतलब अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय की एफिशिएंसी श्रम विभाजन किया जाता है। जिस एम्प्लॉय को जिस चीज में ज़्यादा मन लगता है उसको वो वर्क देकर, और वो अपनी इफिशियंसी से जब वर्क करेगा तो स्वाभाविक है कि बेटर ढंग से करेगा। और एक ही काम को जब बार बार करेगा तो इसमें भी एक फायदा होगा कि वो उस वर्क का क्या हो जाएगा? स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, उसको स्पेशलाइजेशन उसमें मिल जाएगा। इसलिए दूसरा वर्क क्या है एडमिनिस्ट्रेशन का? तो डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट आता है आदेश की एकता। इसमें क्या कहता है? यूनिटी ऑफ कमांड। मतलब कमांड जो होना चाहिए वो एक एम्प्लॉय को एक बार में एक ही बॉस के द्वारा मिलना चाहिए। उससे क्या होता है? कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होती है। जैसे अगर एक कंपनी में 2 बॉस है, जैसे मान लीजिए कि सेल्स मैनेजर भी हैं और प्रोडक्शन मैनेजर भी हैं, तो सेल्स मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर दोनों के तरफ से एक ही बार में एक एम्प्लॉय को कोई काम करने के लिए ऑर्डर मिलता है।
तो इसमें क्या होगा, दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि हम सेल्स मैनेजर का बात माने या प्रोडक्शन मैनेजर का माने। अब दोनों तो उनके लिए क्या है, सुपीरियर है, तो वहाँ पे कंफ्यूजन जो क्रिएट होती है जिसके कारण वर्क अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का जो तीसरा सिद्धांत है वो क्या है, आदेश की एकता, मतलब आदेश एक बार में एक ही बॉस से मिलना चाहिए। नेक्स्ट आता है पदाधिकारियों में संपर्क, स्केलर चेन। ये पदाधिकारियों में संपर्क का जो माध्यम दिया गया है, इसमें एक स्केलर चेन दिया गया है, जो हम हेनरी फेयोल का जो प्रिंसिपल बताए हुए थे उसमें भी स्केलर चेन को डिटेल किए हुए हैं। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि स्केलर चेन का मतलब क्या होता है। स्केलर चेन में कहता है कि सभी पदाधिकारियों के मध्य सीधा संपर्क होना चाहिए, आज्ञा देने एवं लेने में मार्ग बिल्कुल क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। किसी भी अधिकारी को अपनी सत्ता श्रेणी का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मतलब कि अगर टॉप लेवल में जो हैं उनको टॉप लेवल के बाद मिडिल लेवल आता है, मिडिल के बाद आता है लोअर लेवल। तो लोअर लेवल को अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, मिडिल लेवल में जाएंगे, ना कि वो सीधा टॉप लेवल में चले जाएंगे। तो यही होता है कि जो स्केलर चेन का उल्लंघन होता है, जो कि डिसिप्लिन के खिलाफ है। डिसिप्लिन में उस समय डिसिप्लिन बना नहीं रह जाता है। इसीलिए कहता है कि जो पदाधिकारियों से संपर्क का माध्यम है वो एक स्केलर चेन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। स्केलर चेन इट मीन्स कि सीधा ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, मतलब ऊपर से नीचे जो ऑर्डर आएगा वो ऊपर से नीचे की ओर आएगा और जो क्वेश्चन आएगा वो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है कर्मचारियों में स्थायित्व का सिद्धांत, स्टेबिलिटी टू टेन्योर। इसमें क्या कहता है कि प्रशासन की दृष्टि से कर्मचारियों को नित्य प्रति बदला जाना सर्वदा क्या होता है, अहितकर माना जाता है। ऐसा करने से असफलता का सामना करना पड़ता है। अतः कर्मचारियों में स्थायित्व का होना नितांत आवश्यक है। ठीक है। स्थायित्व होगा तो इम्प्लाई क्या होता है, सिक्योर होता है कि हमारा ये जो वर्क है इसमें हम परमानेंट हैं। अगर परमानेंट हैं तो वो ज़्यादा ढंग से काम करेगा। अगर उसको हमेशा लगेगा कि हम कभी भी इससे हट सकते हैं तो वो मन लगा के काम नहीं करेगा। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन इस पर भी वर्क करता है कि कर्मचारियों में स्थायित्व का सिद्धांत होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा कर्मचारियों के प्रेरणा, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव से मतलब होता है कि कर्मचारियों को उचित प्रेरणा देने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वे नई नई योजनाएं प्रस्तुत कर सके तथा उन्हें सफल बनाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सके। मतलब जब कर्मचारी को लगेगा कि हमको कुछ इसके बदले जो वर्क हम कर रहे हैं, अगर वो वर्क अच्छे ढंग से हो जाता है और उसमें कंपनी को फ़ायदा होगा तो उसके बदले हमको कुछ इनिशिएटिव मिलेगा, तो उसके कारण वो ज़्यादा बेटर ढंग से अपना पूरा मन लगा के काम करता है, अपना सर्वस्व उस पर न्यौछावर कर देता है। लेकिन वहीं पर अगर लगे कि कर्मचारी को कि हाँ हमको इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ये सिर्फ कंपनी का फ़ायदा है, तब वो कभी काम मन लगा के नहीं करेगा। इसीलिए क्या कहता है कि कर्मचारियों के प्रेरणा का भी ध्यान रखना चाहिए। कर्मचारियों का पारिश्रमिक, इससे क्या समझते हैं कि कर्मचारियों का जो पारिश्रमिक किए गए कार्य के लिए कर्मचारियों को पारिश्रमिक इस प्रकार दिया जाना चाहिए जिससे कि नियोक्ता तथा कर्मचारी दोनों को ही संतोष का अनुभव हो। आधुनिक व्यावसायिक जगत में कर्मचारियों को पारिश्रमिक देने की अनेक पद्धतियां प्रचलित हैं, जैसे व्यवसाय की प्रकृति, कर्मचारियों के गुण तथा विद्यमान परिस्थितियों के अनुसार कर्मचारियों को पारिश्रमिक देने की किसी भी ऐसी विधि को अपनाना चाहिए जिससे दोनों को लाभ हो सके। मतलब जो व्यवसाय की प्रकृति क्या है उसके अकॉर्डिंग भी आप दे सकते हैं। जैसे व्यवसाय का प्रकृति में हम क्या कर सकते हैं, जो सीजनल कंपनी होता है, प्रोडक्शन कंपनी है, जैसे मान लीजिए कि आपका लीची का समय, आम का समय, जब सीजन होगा तभी आएगा, तो लीची से जो बना प्रोडक्ट है वो सीजन के समय ही होगा, तो उस समय जो कर्मचारी का पारिश्रमिक होगा उस सीजन में थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि उस समय उसका वर्कलोड बढ़ जाएगा। लेकिन अदर सीजन में जब आम और लीची का समय नहीं होता है
तो उस समय तो कर्मचारी का पारिश्रमिक थोड़ा कम हो जाएगा। इस तरह से अकॉर्डिंग टू बिजनेस की नेचर से भी ये रेम्युनरेशन बदलते रहता है। नेक्स्ट आते हैं प्रबंध की एकता, यूनिटी ऑफ मैनेजमेंट। इसमें क्या कहता है कि प्रबंध में एकता होनी चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि एक ही उद्योग की समान लक्ष्य वाली विभिन्न क्रियाओं को जहाँ तक संभव हो एक ही प्रबंध के अंतर्गत रखा जाना चाहिए, ताकि उनके कार्यों का समन्वय किया जा सके। इसमें कहने का मतलब है कि एक ही मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, मान लीजिए कि एक संस्था में 2 तरह का प्रोडक्ट बन रहा है, तो 2 तरह का प्रोडक्ट बन रहा है तो दोनों का अलग अलग रिसर्च होगा, दोनों का अलग अलग मार्केट होगा, दोनों की अलग अलग पहचान होगी। तो उसमें जो काम करेंगे उसका दोनों का मैनेजमेंट क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसमें कहता है कि मैनेजर भी जो हो वो एक वर्ग के लिए एक ही मैनेजर होना चाहिए। तो ये कहलाता है प्रबंध की एकता। नेक्स्ट आते हैं अधिकार तथा उत्तरदायित्व, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें क्या कहता है कि अधिकार के साथ साथ दायित्व भी रहता है। एक अधिकारी अपने दायित्व को भली प्रकार निभा सके, इसलिए उसे अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हित की अधीनता, सबऑर्डिनेशन ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसमें क्या कहते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों की प्राथमिकता देनी चाहिए। सामान्य हित का मतलब क्या होता है कि पूरे संस्था का जिसमें हित हो उसमें अपने हित को मैनेजर को समर्पण कर देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं केंद्रीयकरण, सेंट्रलाइजेशन। इसमें क्या कहता है, इसके अंदर यह व्यवस्था रहती है कि श्रमिकों की योग्यताओं का अधिकतम लाभ उठाने के लिए केंद्रीयकरण किस अनुकूलतम स्तर तक रखा जाए। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ अपने पास ही सारा वर्क को सेंट्रलाइज करके रखेगा या डे टू डे वर्क को एम्प्लॉय के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, इसका इसमें किया जाता है। किसमें, सेंट्रलाइजेशन में। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं निर्देश की समानता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि कार्य को सुचारू रूप में चलाने के लिए यह आवश्यक है कि निर्देशन की भी समानता होनी चाहिए। मतलब निर्देश इट मीन्स कि जो हमारा उद्देश्य है वो एक ही होना चाहिए। एक बार में एक उद्देश्य पर वर्क करेंगे तो ज़्यादा बेटर ढंग से वर्क करेंगे। जैसे प्लानिंग में एक साथ कई योजनाएं बनती हैं, कई तरह का वर्क उसमें बनाया जाता है, प्लानिंग किया जाता है, लेकिन प्लानिंग में जितनी भी योजनाएं होती हैं उन सब पर अगर एक ही बार में वर्क होगा तो कभी भी बेटर ढंग से वर्क नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या कहता है कि निर्देश की भी एक समानता, मतलब एक उद्देश्य पर एक बार में ही वर्क होना चाहिए। नेक्स्ट आता है न्याय। अब न्याय क्या कहता है कि कर्मचारियों में भेदभाव करने के स्थान पर न्याय के प्राथमिक सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। मतलब किसी से भी अन्याय नहीं होना चाहिए, सारे एम्प्लॉय को एक जैसा एक मानक पर ही तौलना ये एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क होता है। किसी के बीच असहयोग की भावना नहीं होनी चाहिए, सब में न्याय होना चाहिए। नेक्स्ट आता है सहयोग। सहयोग क्या कहता है, सफलता प्राप्त करने हेतु सहयोग की भावना से काम लिया जाना चाहिए। फूट डालो और राज करो के स्थान पर एकता की भावना पर बल दिया जाना चाहिए। मतलब कि मैनेजर को हमेशा हम की भावना से काम करनी चाहिए, न कि मैं की भावना से। तो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन का सारा पॉइंट है, सिद्धांत है, जिस पर हमारा प्रशासन वर्क करता है। अब इसको हेनरी फेयोल का जो 14 सिद्धांत है उसको पूरा डिटेल में हम एक और दो वीडियो बनाए हुए हैं, जिसमें हेनरी फेयोल का 2 पार्ट है, भाग 1 और भाग 2। उसमें आधे आधे में बांट करके पूरा डिटेल दिए हुए हैं, उसको आप देखेंगे तो उसमें भी यही चीज़ है, सेम ही है, क्योंकि प्रशासन और मैनेजमेंट दोनों, मैनेजमेंट ही प्रशासन से रिलेटेड है और प्रशासन मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।